Welcome to our channel Agri Addict. I am your mentor Vivek Kumar, MSc scholar at ICAR New Delhi in the Department of Genetics and Plant Breeding. I have secured All India rank 8 in this year Plant Science GRP examinations and also cleared CUT examination with 247 marks. I have done my UG from Bihar Agriculture University Sabor with overall GPA of 8.92. So लास्ट क्लासेज में हम लोग ने केयर एंड मैनेजमेंट तक पढ़ लिया था और हमारा जो है तो अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है डिजीजेज ऑफ कैटल। ठीक है, हम लोग इसमें कैटल्स के अलग अलग डिजीज के बारे में देखेंगे। तो हमारे जो डिजीज है कैटल में उनको हम लोग डिवाइड कर रखे हैं कॉजल ऑर्गेनिज्म के बेसिस पर, जैसे कि ये बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोन, पैरासिटिक, फंगल एंड कुछ मेटाबॉलिक डिजीज भी है जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म में एनोमलीज के कारण होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन से है कैटल में। तो सबसे पहला डिजीज जिसके बारे में बात करेंगे तो हमारा है ब्लैक क्वार्टर। ये एक एक्यूट डिजीज है कैटल में जिसके अंदर क्या होता है, इम्फाइसेमेटस स्वेलिंग हो जाता है, हैवी मसल में, और बफेलो के अंदर जो होता है ना वो माइल्डर फॉर्म में आता है। कंटेमिनेटेड पास्चर जो होता है ना मेजर सोर्स है इसकी इन्फेक्शन का, और हेल्दी एनिमल्स जो होते हैं जो एज ग्रुप 6 से 2 साल के होते हैं वो जनरली अफेक्टेड होते हैं। सिम्टम इसकी अगर देखें तो इसके अंदर क्या होता है कि सडन हाई फीवर हो जाता है इसमें 107 to 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का, और एनिमल्स जो होते हैं ना खाना खाना छोड़ देते हैं और र्यूमिनेटिंग भी छोड़ देते हैं। और लोइन वाले पोर्शन में और बटक वाले पोर्शन में क्या हो जाता है, जो होता है मतलब बहुत ज़्यादा पेनफुल स्वेलिंग हो जाता है उनमें, तो बहुत लेमनेस बिहेव करने लगते हैं। और स्वेलिंग समटाइम्स शोल्डर, चेस्ट और नेक वाले रीजन में हो सकता है। और अगर उनको प्रेस किया जाए, ब्लैक क्वार्टर में क्या होता है कि अगर आप प्रेस करोगे उसको तो एक क्रैंकलिंग साउंड आएगा, मतलब स्वेल एरिया को आप प्रेस करोगे तो उसमें जो होता है क्रैंकलिंग साउंड होता है। क्यों? क्योंकि उस एरिया में, स्वेलिंग वाले एरिया में गैस बढ़ जाता है। और 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर जब सिम्टम आता है उसके अंदर जो है सो मतलब हमारा कैटल मर जाता है। और इसके टाइम पर क्या होता है, स्वेलिंग कोल्ड हो जाता है और पेनलेस हो जाता है। और ट्रीटमेंट जो होता है ना इनिशियल स्टेज अगर इन्फेक्शन का तो उसी टाइम ट्रीटमेंट इफेक्टिव है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में ट्रीटमेंट उतना ज़्यादा इफेक्टिव होता नहीं है। इसका प्रिवेंशन हम लोग बचाव कैसे कर सकते हैं? बचाव इस तरीके से कर सकते हैं कि जितने भी एनिमल्स 6 मंथ और उससे ऊपर के एज है तो उनको एनुअली हम लोग को वैक्सीनेट करना है मानसून एरियाज के अंदर, मानसून के दिनों में जहाँ पर इस एरिया इसमें एपिडेमिक होता है। और हम लोग क्या करना है कि अपर एरिया ऑफ जो सॉइल है उसको बर्न करना है ताकि स्पोर्ट्स जो है सो एलिमिनेट हो जाए, जो हमारे स्पोर्ट्स वगैरह प्रेजेंट है वो एलिमिनेट हो जाए। और लाइम का भी स्प्रे हमको रेगुलरली करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं वह है हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया, HS। और ये एक एक्यूट बैक्टीरियल डिजीज जो कि कैटल और बफेलो में होता है, जो कि किस टाइम के दौरान होता है, मानसून के दौरान होता है। मोर्टेलिटी रेट इसका कितना है, 80% है। और ह्यूमिड और वाटर लॉक सॉइल में इसके जो जम्स है, यानी इसका जो बैक्टीरिया ह्यूमिड और वाटर लॉक सॉइल में जो है सो बहुत ज़्यादा देर तक सर्वाइव करता है। सिम्टम इसका क्या है, सिम्टम इसका हाई टेम्परेचर, सडन डिक्रीज इन मिल्क यील्ड, यानी इसमें मिल्क यील्ड क्या होता है, सडनली डिक्रीज होने लगता है। सेलिवेशन एंड सीरियस नेजल डिस्चार्ज, इसमें नाक जो है सो रेगुलरली बहते रहता है। और थ्रोट रीजन के अंदर जो है सो स्वेलिंग देखने को मिलता है, तो इसके कारण उनको क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत हो जाता है। और थ्रोट रीजन में जो है सो ओडेमा यानी स्वेलिंग के कारण क्या होता है, उनके ग्रंटिंग साउंड आपको सुनाई देगा। 1 से 2 दिनों के अंदर जो है सो जैसे ही सिम्टम दिखता है हमारा एनिमल्स मर जाता है। और बफेलो जो है सो ज़्यादा कैटल से ज़्यादा हमारा बफेलो ससेप्टिबल है। एनिमल्स विथ क्लिनिकल साइन पर्टिकुलरली बफेलो रियरली रिकवर, यानी बफेलो मैंने जैसे कि बताया कि बफेलो जो है ज़्यादा सीवियरली अफेक्टेड होते हैं। एपिडेमिक एरिया में ज़्यादा डेथ हम लोग को देखने को कहाँ मिला, ओल्डर काफ में देन यंगर एडल्ट में। यंगर एडल्ट से ज़्यादा हम लोग को किस में देखने को मिला, ओल्डर काफ में। ट्रीटमेंट इसका क्या है, अगर तब तक अर्ली हम ट्रीट ना करें तो ट्रीटमेंट का कोई ज़्यादा फायदा है नहीं। कुछ एनिमल्स में जो है सो मतलब क्लिनिकल साइन डेवलप हो जाता है तो मतलब कुछ ही एनिमल जो है सर्वाइव कर जाते हैं। इनिशियल एज में अगर हमारा ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो 100% इसका फिटेलिटी है। प्रिवेंशन क्या है कि सिक एनिमल को आपको हेल्दी वन से अलग रखना है, ठीक है ना, कंटेमिनेटेड फीड को अवॉइड कराना है, ठीक है ना। इसके बाद क्राउडिंग जो है सो वेट मानसून सीजन में हम लोग को जो है सो ज़्यादा क्राउड स्पेस में उनको नहीं रखना है। सारे एनिमल्स को वैक्सीनेट कराना है हमको, जो कि 6 मंथ या फिर उससे एबव एज ग्रुप के हैं।
आगे चलते हैं। नेक्स्ट डिजीज जो है सो हमारा एंथ्रेक्स। ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि सारे फार्म एनिमल को अफेक्ट करता है। डिजीज में क्या होता है, हाई फीवर देखने को मिलता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और ऑरिफेस यानी जो हमारे नोज वगैरह है उससे जो है सो मतलब क्या होता है, उससे हमको ब्लीडिंग वगैरह देखने को मिलता है। इसका इन्फेक्शन जो होता है वो कंटेमिनेटेड फीड और फॉडर को जो होता है मतलब फीड करने से होता है। और बैक्टीरिया जो है सो लगभग 30 साल तक सर्वाइव कर सकता है सॉइल में। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है किसी भी एनिमल रियरर के लिए। ट्रीटमेंट जो है सो यूजुअली जो है सो इनफेक्टिव है जब तक अर्ली एजेज में ना किया जाए। और एंथ्रेक्स एक ऐसा डिजीज है जो कि मतलब एनिमल से ह्यूमन में भी आ सकता है। जैसे अगर किसी एनिमल को रखा हो तो आप रॉ मीट कोई अगर कंज्यूम कर रहा है तो एनिमल से ह्यूमन में भी ट्रांसफर हो सकता है। इसका प्रिवेंशन क्या है कि इसका एनुअल वैक्सीनेशन हम लोग को कराते रहना चाहिए एनिमल्स का एंडेमिक एरिया में। इससे क्या हो सकता है कि डिजीज का अकरेंस को हम काफ़ी तरह से रोक सकते हैं। ठीक है, तो एंथ्रेक्स का कुछ सिम्टम अगर हम यहाँ पर भी देख लें तो इसमें क्या हो सकता है, ब्लडी नोज होता है, स्वोलन वॉयली, ये सब सिम्टम आपको देखने को मिलता है। और जैसा कि मैंने बताया जब तक आप ट्रीटमेंट इसका अर्ली सिम्टम जैसे ही आपका अर्ली साइन जैसे ही दिखा आपने उसका ट्रीटमेंट नहीं करा तो इसमें फेटलिटी निश्चित रहती है। और इसमें एक ऐसा डिजीज है जो है तो ये एनिमल्स का डिजीज, लेकिन ये जो है मतलब एनिमल से ह्यूमन में भी फैल जाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज है वो है ब्रुसेलोसिस या फिर कंटेजियस अबॉर्शन। इस केस में क्या होता है कि जिनको भी ये इन्फेक्शन होता है, जिस भी कैटल को इन्फेक्शन होता है, सबसे पहले उसमें आपको मिल्क प्रोडक्शन में कमी दिखेगी। और क्या होगा कि जो उनके अंदर क्या हो जाता है ना कि मतलब वो अबॉर्शन काफ़ी अर्ली हो जाता है और आपको मेस्टाइटिस भी देखने को मिलेगा। और अगर आप रॉ मिल्क यूज करते हैं, अगर कोई एनिमल है जो कि ब्रुसेलोसिस से पीड़ित है, अगर आप उसका रॉ मिल्क अगर कंज्यूम करते हैं, ठीक है ना, या फिर यूटेराइन डिस्चार्ज के कांटेक्ट में भी आ जाते हैं, तो ये क्या हो सकता है ना कि मतलब ये डिजीज ह्यूमन में भी हो सकता है। और ये काफ़ी इंडिया में काफ़ी प्रिवेलेंट है, ह्यूमन और एनिमल दोनों में। प्रिवेंशन क्या है कि फीमेल का को सिर्फ मेल को करना नहीं है, फीमेल्स का आपको क्या करना है, वैक्सीनेट करना है 4 से 8 महीनों के एज के बीच में, ठीक है ना। 1 वीक से वैक्सीनेशन जो होता है ना वो लाइफ टाइम तक प्रोटेक्ट करता है। और इसमें क्या करना है कि मतलब एक वैक्सीनेशन है जो कि यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है, वैक्सीनेशन 4 to 8 मंथ ओल्ड फीमेल का वंस प्रोटेक्ट देम फॉर लाइफ। अब नेक्स्ट हमारा डिजीज है बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस। इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल डिजीज है कैटल और बफेलो का। इस डिजीज के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है, नंबर इसके अंदर वीकनेस आने लगता है, कफिंग आता है, वेट लॉस होता है। इसके अंदर एनोरेक्सिया आ जाता है। एनोरेक्सिया का मतलब होता है लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट, इमेसिएशन या डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग आने लगता है। इन बार लिम्फ नोड जो है इनलार्ज हो जाता है और रेगुलर डायरिया उनको रहता है। और ये भी डिजीज जो है सो मतलब ह्यूमन के वो ट्रांसमिट हो सकता है। इसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या है, ये देखिए जो हमारे बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस है इसका कोई भी क्योर नहीं है। पॉजिटिव एनिमल्स को जो है सो मतलब कूलिंग कर देना चाहिए। कूलिंग का मतलब क्या होता है, अनडिजायरेबल एनिमल्स को हर्ट से दूर करना, ठीक है। क्यों कर सकते हैं, क्यों करना चाहिए कूलिंग, क्योंकि ये क्या है ना एक रेस्पिरेटरी डिजीज है, तो ये ना अदर एनिमल्स को बहुत तेजी से फैल सकता है। और न्यू एनिमल जब परचेज करें तो टेस्टिंग उसका कर लें। और बीटीवी से जितने भी निगेटिव एनिमल्स है उनको ही फार्म पे रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो बैक्टीरियल डिजीज है वो जोन्स डिजीज। ये इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल डिजीज है रूमिनेंट का जो कि लॉन्ग लास्टिंग डायरिया कॉज करता है। इसके अंदर जो जोन्स डिजीज उसके अंदर क्या होता है, लॉन्ग लास्टिंग डायरिया होता है और इसके अंदर इकोनॉमिक लॉस बहुत जाता है क्योंकि हमारा जो कैटल्स है उनका जो है सो मतलब वेट लॉस काफ़ी होगा। उनको भूख लगेगी बट उनका क्या होगा, वेट लॉस बहुत ज़्यादा होगा। बॉटल जो आपको देखने को मिल सकता है और एक बार अगर सिम्टम दिख गया तो एनिमल्स रिकवर नहीं करेगा और डिटोरेट उनका कंडीशन डिटोरेट करता रहेगा। जोन्स डिजीज का कोई क्योर अवेलेबल नहीं है, ये क्यूरेबल नहीं है। पॉजिटिव एनिमल्स को हमको क्या करना है, यहाँ पर भी क्या करना है, हमको क्यूलिंग करना है, कलिंग कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा डिजीज है वो है फुट रॉट। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये भी हमारा काफ़ी इकोनॉमिक लॉस करता है डेयरी इंडस्ट्री को। और वेदर सीजन और ईयर आफ्टर मतलब वेदर सीजन और ग्रेजिंग पैटर्न इस सब पर डिपेंड करता है और हाउसिंग सिस्टम कैसा है, ठीक है ना। स्टोनी ग्राउंड, शार्प ग्रेवल एंड पासिंग ऑन कोर्स स्टबल जो होता है ना, इस कंडीशन को और भी ज़्यादा सीवियर कर सकता है। नेक्स्ट हमारा बैक्टीरियल डिजीज है एक्यूट मेस्टाइटिस। एक्यूट मेस्टाइटिस 2 तरीके का हम लोग को देखने को मिलता है, एक्यूट मेस्टाइटिस एंड क्रोनिक मेस्टाइटिस। इसमें क्या होता है
कि जो 3 फॉर्म का है ना, उसके अंदर ये एक पहला फॉर्म है कॉन्टेजियस उडर इन्फेक्शन है, जो उडर होता है उनका, उडर रीजन होता है उसका इन्फेक्शन है, कि जो मतलब उसके अंदर क्लियरली आपको विजिबल होगा फिजिकल चेंजेस उडर और मिल्क में। हाई यील्डिंग एनिमल जो होते हैं, जो हमारे हाई यील्डिंग एनिमल होते हैं, जो बहुत ज़्यादा मिल्क जो लैक्टेटिंग जो होता है लैक्टेशन उनका बहुत ज़्यादा होता है, वो उसके प्रति ज़्यादा प्रोन होते हैं। ये बैक्टीरिया के अराउंड होता है, जिसके और इसके जो है 100 टाइप का बैक्टीरिया अवेलेबल है। बस ये फंजाई, वायरस और कभी कभी अलगी से भी हो जाता है। अर्ली ट्रीटमेंट अगर इसका करें 2 से 3 घंटों के अंदर, तो चांसेज है क्योर का। डिले ट्रीटमेंट करेंगे तो मतलब डेथ भी हो सकता है एनिमल का। और जिनको एक्यूट मेस्टाइटिस भी हुआ है, उनके मिल्क को यूज नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट अगर ट्रीटमेंट भी कर दिया तो 4 दिनों तक जो है सो मतलब यूज नहीं करना चाहिए। और एक होता है हमारा क्रोनिक मेस्टाइटिस। इसके अंदर क्या होता है, परसिस्टेंट, ये रेगुलरली प्रेजेंट होता है उडर में, परसिस्टेंट इन्फेक्शन ऑफ उडर है और सब क्लिनिकल फॉर्म में रहता है, यानी इसका साइन जो है सो दिख भी सकता है, नहीं भी दिख सकता है, ओकेजनली क्लिनिकल फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। और देखिए इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे उडर होते हैं कैटल्स के, उसके अंदर जो होते हैं हार्ड लम्प्स जो होते हैं फुली डेवलप होना, हार्ड डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। और इसके अंदर क्या हो सकता है कि उसके अंदर उडर के एट्रोफी आ जाता है और फाइब्रस डिपोजिशन हो जाता है, जिसके कारण क्या हो सकता है मिल्क जो है सो मतलब मिल्क रिडक्शन, मिल्क में टोटल लॉस जो होता है बहुत ज़्यादा होने लगता है, ठीक है ना। और एक बार इसके अंदर जो है सो सिम्टम आ गया तो रिकवरी का चांस काफ़ी कम होता है। नेक्स्ट हमारा है वायरल डिजीज, और सबसे इंपॉर्टेंट वायरल डिजीज है वो हमारा फुट एंड माउथ डिजीज। ये काफ़ी कंटेजियस वायरल डिजीज है। ये कॉन्टैक्ट, कंटेमिनेटेड वाटर, फीड या फिर एयर से ही फैल सकता है। और ये एडल्ट में तो फेटल नहीं होता है, लेकिन मिल्क प्रोडक्शन और फर्टिलिटी जो फीमेल का होती है, और मेल का जो ड्राफ्ट यानी जो मतलब उनका जो ड्राफ्ट का पावर होता है, खींचने का कैपेसिटी या फिर फार्म पर काम करने का कैपेसिटी जो है सो मतलब काफ़ी डिक्रीज हो जाता है। लेकिन कार्ब्स जो हमारा कार्ब्स हैं जो कि यंगर वंस है, उनमें काफ़ी फेटल होता है, ठीक है। और ये सीप, गोट जो और पिग्स को भी अफेक्ट करते हैं। और मल्टीप्लिकेशन कितना है इसका, 3000 फोल्ड है, ठीक है। सिम्टम क्या है, मिल्क प्रोडक्शन में रिडक्शन हो जाएगा, वर्किंग कैपेसिटी, ड्राफ्ट कैपेसिटी गिर फीवर रहेगा, और नेजल डिस्चार्ज आपको जो है सो मतलब रेगुलरली दिखने को मिलेगा। सलाइवेशन, आपको बहुत ज़्यादा सलाइवा का सिक्रीशन देखने को मिलेगा। और आपको ये जो देखते हैं वेसिकल्स देखने को मिलेंगे टंग्स पर, ठीक है ना, डेंटल पैड पे, लिप्स पे, गम्स पे, ये आपको देखो ये लिप वाले पोर्शन पर है, ये गम वाले पोर्शन पर है, आपको देखने को मिलेगा। और लेसन जो है सो आपको उडर वाले रीजन में भी देखने को मिलेगा, और ये मेस्टाइटिस को भी लीड कर सकता है। और देखिए, और कंडीशन जो है सो मतलब हो सकता है कि रिकवरी के बाद भी कंडीशन काफ़ी हद तक बेहतर नहीं हो। इसका प्रिवेंशन क्या है, 4 मंथ से ऊपर को वैक्सीनेट करना है हर 6 महीने पर। इन्फेक्टेड एनिमल्स को तुरंत ही अपने उसके हर्ट से सेपरेट करना है, क्योंकि ये एक वायरल इन्फेक्शन है, ये हवा, पानी और इवन कॉन्टैक्ट से भी फैलता है। और सारे इक्विपमेंट जो है सो क्लीन होना चाहिए, डिसइंफेक्टेड होना है। किसके साथ, सोडियम 4% सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन से डिसइंफेक्शन करना चाहिए, ठीक है ना। हेल्दी एनिमल्स को ऐसे एनिमल्स से नहीं ऐसे, और जैसे कि कोई पर्सन है वो अभी जो है सो मतलब इन्फेक्टेड एनिमल के कांटेक्ट में आया है, तो वो हेल्दी एनिमल्स के कांटेक्ट में ना जाए, ठीक है। और इसको प्रिवेंशन का एक ही तरीका है, रेगुलरली 4 महीने से ऊपर जितने भी हमारे एनिमल्स हैं उनको रेगुलरली वैक्सीनेट कराना है। अब हम देखते हैं जो दूसरा वायरल डिजीज है रेबीज। रेबीज हम लोग को पता है कि किससे होता है, रेबिड डॉग के काटने से होता है। और जब हम अपने यहाँ कैटल्स को जो करते हैं, और ये तो रेबीज जो है सो ह्यूमन, हमारे कैटल्स और जो अदर एनिमल्स हैं उनको भी होता है। तो हमको जो है सो अपने एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रखना है, ताकि डॉग अटैक काफ़ी कम हो, ठीक। थर्ड जो हमारा है वह इफिमरल फीवर, इसको 3 डे सिकनेस भी बोलते हैं। इफिमरल फीवर जो है सो वायरल डिजीज है कैटल एंड बफेलो का। ये एक इंसेक्ट ट्रांसमिटेड डिजीज है, ये 3 दिन तक रहता है, और मोर्बिडिटी जो होता है ना पर काफ़ी हाई होता है, पर मोर्टेलिटी काफ़ी लो होता है, 1 से 2% ही होता है। नेक्स्ट जो हमारा डिजीज है वो है काल्फ स्कार या फिर काल्फ डायरिया। काल्फ स्कार जो है सो बैक्टीरिया, वायरल और समटाइम पैरासिटिक इन्फेक्शन से भी हो जाता है। न्यू बॉर्न डेयरी इन्फेक्शन जो डेयरी एनिमल्स है हमारे, वो काफ़ी ससेप्टेबल होते हैं काल्फ स्कार से, क्योंकि न्यू बॉर्न का जो इम्यून सिस्टम होता है ना काफ़ी कमज़ोर रहता है, उनका इम्यूनिटी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है।
और इसके अंदर क्या होता है कि काल्प स्कार के अंदर क्या होता है, फ्लूइड लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है, डिहाइड्रेशन से उन लोगों को गुजरना पड़ता है, और समटाइम ज़्यादा डिहाइड्रेशन होने की वजह से उन लोगों के अंदर उन लोगों का डेथ भी हो सकता है। और कभी कभी जो एनिमल सर्वाइव भी कर जाते हैं कार्प स्कार से, तो वो भी काफ़ी वीक होते हैं और अपने पूरे लाइफ टाइम के दौरान पर बहुत ज़्यादा मतलब पुअर परफॉर्म करते हैं। और काल्प, इसको एक और चीज़ बोला जाता है, जैसे कि मैंने ऊपर भी लिखा है, काल्प स्कार को काफ डायरिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें, नेक्स्ट हमारा वायरल डिजीज है वो है मैड काउ डिजीज। मैड काउ डिजीज क्या है, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, कॉमनली एडल्ट काउ में देखने को मिलता है। ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफ्लाइटिस, इसको बीएसई भी बोलते हैं, और इसको जो है सो मैड काउ डिजीज भी बोलते हैं। और ये क्या है, डिजेनरेटिव डिजीज है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ कैटल को अफेक्ट करता है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 4 से 5 साल का होता है, और बहुत सालों तक क्या हो सकता है, बहुत दिनों तक क्या होता है, अनडिटेक्टेड हो जाता है, ठीक है ना। और ये बेसी फीटल, ये क्या है, डेथ जो है सो विद इन वीक्स या फिर मंथ हो सकता है। और ये कब आइडेंटिफाई हुआ था, नवंबर 1986 को आइडेंटिफाई हुआ था, कहाँ पर, यूके में, ठीक है। और अभी तक इसका एग्जैक्ट कॉज नहीं मिला है, लेकिन इसको एबनॉर्मल प्रोटीन के द्वारा इसको प्रायंस, ये मेनली वायरल से नहीं हो सकता, वायरल डिजीज नहीं है ये किसके द्वारा हो रहा है, ये हो रहा है प्रायंस। प्रायंस क्या होता है, एबनॉर्मली इनफोल्डेड प्रोटीन, ये हमारा क्या होता है, प्रायंस होता है, ठीक। तो इसका कुछ रिव्यू देख लेते हो। अफेक्टेड का और इवन ह्यूमन जो होता है ना, इम्पेयर्ड मूवमेंट हो सकता है, कोऑर्डिनेशन और सोचने में दिक्कत हो सकती है। देखिए इसमें अंदर क्या होता है कि प्रायंस से इन्फेक्टेड अगर हम लोग किसी फीड को या फिर किसी मीट को हम लोग फीड कर लेते हैं, या फिर कोई भी इन्फेक्टेड फूड को अगर इन कर लेता है, तो उसके अंदर जो है सो मैड कासल डिजीज हो जाता है। करंटली इसका कोई वैक्सीन नहीं है, ठीक है। और ह्यूमंस इसको अवॉइड कैसे कर सकता है कि जो ह्यूमंस बीफ नहीं खाते हैं उनके अंदर ये डिजीज नहीं होता है। कुछ प्रोटोजोन डिजीज के बारे में अब हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला हमारा कॉक्सीडियोसिस। कॉक्सीडियोसिस एक इंटेस्टाइनल डिजीज है, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट एनिमल स्पीसीज को ये अफेक्ट करता है। इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो कि एक प्रोटोजोआ है जिसको मल्टीप्लिकेशन का बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई करता है। ये मोस्टली काल में देखने को मिलता है, जिनका एज ग्रुप होता है 6 to 12 मंथ। काल जो होता है मोस्टली इन्फेक्टेड होता है जब जो कि इस प्रोटोजोआ से इन्फेक्टेड पास्चर को ईट करते हैं, तब जो है मतलब हो जाता है। और जैसे कि मान लीजिए कि कोई ओल्डर काफ है जो कि मतलब ईट कर लिया पास्चर को, और वो जो है मतलब वो ऑलरेडी कंटेमिनेटेड था, या फिर मतलब ओल्डर कैटल से के द्वारा वो पास्चर कंटेमिनेट था, उसको कोई काफ जा करके ईट कर लिया, तो उसके अंदर ये बहुत तेजी से फैलता है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं ट्रिपैनोसोमैसिस, इसको सुर्रा डिजीज भी बोलते हैं। कैटल बफेलो का जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, ये प्रोटोजोआ से फैलता है, और ये किसके द्वारा होता है, बाइटिंग फ्लाइज, मॉस्किटो वगैरह इस सब से फैलता है। कैटल बफेलो जो होता है ना, इसको रिजर्वायर होस्ट रिजर्वायर है, ठीक है ना। कैटल बफेलो होस्ट रिजर्वायर किसके लिए, हॉर्सेज और कैमल्स के लिए भी। जो इनका ब्लड पर जो इन्फेक्टेड एनिमल्स है, जैसे कि मीट हो, मिल्क हो गया, ये सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, और ये प्रोडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा लॉस होता है, और एनीमिया भी हो सकता है इस केस में, ठीक है ना। और ट्रीटमेंट इसका क्या है, इसमें बस आपको जो है सो मतलब वेटनरियन से कांटेक्ट करना है, उसके थ्रू आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्लाई के द्वारा ज़्यादा फैलता है, तो इसको फ्लाई के पॉपुलेशन को मतलब कंट्रोल करना है। सफिशिएंट वेंटिलेशन होना चाहिए, सनलाइट आना चाहिए शेड में। इंसेक्टिसाइड एप्लीकेशन आप करोगे, क्यों करोगे, ताकि क्योंकि आपको फ्लाई के इंसिडेंस को रोकना है। अब जो है सो कुछ फंगल डिजीज देख लेते हैं। ये है अपना नेक्स्ट डिजीज है अल्फा टॉक्सिकोसिस। ये जो होता है ना मोल्ड फंगस, जो कि अल्फा टॉक्सिन रिलीज करता है, वो उसके कारण होता है। जैसे कि ग्राउंडनट केक हम लोग खिला दिए, मेज वगैरह खिला दिए, तो उसके अंदर क्या होता है, हम लोग को अल्फा टॉक्सिन, ये क्या होता है, बायोटॉक्सिन होता है, ठीक है। इसको
डिगनाला डिजीज भी कहते हैं कैटल में और बफेलो में। और अगर ये देखिए इसका टॉक्सिन कंसंट्रेशन अगर हाई कंसंट्रेशन में है तो हेल्थ में बहुत ज़्यादा हेल्थ को बहुत ज़्यादा डिटोरिएट कर सकता है, प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, और मिल्क जो प्रोडक्शन जो है लगभग 15% से डिक्रीज कर देता है। और देखिए इस डिजीज में क्या होता है, मिल्क का कंटेमिनेशन होता है, मिल्क प्रोडक्शन डिक्रीज होता है, मेस्टाइटिस भी हो सकता है और लेमिनाइटिस भी हो सकता है। और ये काउ का इसका क्या सिम्टम देखेगा, फीड इंटेक कम करेगा, मिल्क प्रोडक्शन कम करेगा और फीड इफिशियंसी भी घट जाएगा। इसके अंदर इंटेस्टाइनल हेमरेज भी हो सकता है, इम्पेयर्ड ह्यूमन बिहेवियर, डायरिया और या फिर कीटोसिस का सिम्टम भी देखने का मिल सकता है। और अगर ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन है तो इरेगुलर हीट देखने को मिलेगा, कंसेप्शन रेट काफ़ी कम होगा, ओवरीज में आपको सिस्ट देखने को मिलेगा और एम्ब्रियोनिक यानी अबॉर्शन भी सीवियर केसेस में एम्ब्रियोनिक लॉसेज भी हो सकते हैं आपको। नेक्स्ट जो हमारा आते हैं हम लोग मेटाबॉलिक डिजीज की तरफ आते हैं। तो इसमें मेटाबॉलिक डिजीज में पहला डिजीज हम लोग देखने वाले हैं मिल्क फीवर। मिल्क फीवर जो होता है ना ओल्डर या फिर 3rd से 6 लैक्टेटिंग काउ है उसके अंदर होता है। ये किससे एसोसिएटेड है, पार्चुरेशन के। यूजुअली 72 घंटे जब पार्चुरेशन के हो जाते हैं तो इससे एसोसिएटेड है। देखिए जब हाई वॉल्यूम ऑफ मिल्क प्रोड्यूस होता है ना इस टाइम, तो कैल्शियम का डिमांड बॉडी में जो हमारे कैटल होते हैं उनका बढ़ जाता है। तो इसके कारण क्या होता है कि जब मिल्क में बहुत ज़्यादा कैल्शियम चला जाता है तो कैटल हमारी गुजरती है कैल्सीमिया से। उसके अंदर क्या होता है, कैल्शियम जो होता है काफ़ी कम जाता है, रिड्यूस हो जाता है ब्लड में। तो कैल्शियम जो होता है ना, एसिटाइल कोलिन जो नर्व रिसेप्टर्स होते हैं उनके रिलीज के लिए काफ़ी ज़रूरत होता है। तो मसल वीकनेस भी हो सकता है एनिमल को। अगर हाइपोकैल्सीमिया जो है सो और जो है सो मतलब और खराब हुआ, यानी फर्दर कैल्शियम हमारा जो है सो मतलब रिड्यूस हुआ ब्लड में, तो इतनी वीक हो जाएगी कि उनका खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक। और देखिए 98% जो कैल्शियम पाया जाता है बॉडी में, किसमें पाया जाता है, बोन में। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी ये जरूरी है। और इसीलिए जो काउ मिल्क फीवर से गुजरती हैं वो क्या करती हैं कि उनको खड़े रहने में दिक्कत होती है और ज़्यादातर टाइम बैठी ही रहती है। और ब्लड क्लॉटिंग में जो होता है वो भी जरूरी होता है, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में भी जरूरी होता है। तो इसमें हमारा क्या होता है, इसमें हम लोगों को क्या करना चाहिए कि पहली बात उनको जो है सो हाई कैल्शियम रिच फीड जो है सो प्रोवाइड कराना चाहिए। इससे क्या हो सकता है, हम लोग इससे थोड़ा सा बचाव कर सकते हैं और इसको थोड़ा सा क्योर भी कर सकते हैं हाई कैल्शियम रिच फूड देने से। अब देखिए मिल्क फीवर में क्या होता है, पहली बात लो फर्टिलिटी आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद लो एनर्जी पोस्ट काल्विंग क्योंकि कैल्शियम काफ़ी गिर गया। इसके बाद रिटर्न फीटल मेम्ब्रेन को रिटर्न करेगा। मिल्क फीवर इसके बाद कीटोसिस और काल्विंग डिफिकल्टीज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारा आता है कीटोसिस। कीटोसिस को एसिटोमिया भी बोलते हैं। कॉमन मेटाबॉलिक डिजीज किसके लिए, ये भी है हमारा लैक्टेटिंग काउज के लिए। ठीक है ना। फर्स्ट 10 to 60 डेज आफ्टर काल्विंग ये होता है, जो और मेनली किसमें होता है, हाई प्रोड्यूसिंग काउज में ये हमको देखने को मिलता है। 3 से 4 वीक आफ्टर काल्विंग हम लोगों को क्या होता है कि मोस्ट क्रिटिकल टाइम होता है। इसके अंदर क्या होता है कि कीटोसिस के अंदर क्या होता है कि ये लोअर्ड ब्लड शुगर होता है सर्कुलेटिंग ब्लड में, और इसके कारण क्या होता है कि कीटोन बॉडीज का जो होता है ना फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। और जो होता है ना मतलब कीटोन बॉडीज मेनली क्या होता है, एसीटोन, ये दोनों अलग नहीं है। कीटोन बॉडीज यानी मेनली एसीटोन वोलेटिलाइज्ड और स्वीटी से स्मेल। इस केस में कीटोसिस में आपको जो काउ का स्मेल होगा क्या होगा आपका, इसके अंदर क्या होगा हमारा स्वीटी से स्मेल देखने को मिलेगा। ठीक है, ब्रेथ में। और मिल्क और यूरिन जो होता है ना इस काउज का, वो भी थोड़ा स्वीटी से स्मेल करेगा। इस किस में होता है, ओल्डर काउ में जो ज़्यादा देखने को मिलता है और हाई प्रोड्यूसिंग काउ में देखने को मिलता है। जैसे ही काउ मिल्क प्रोड्यूस करती है वो और ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाए। सिम्टम क्या है, डेयरी कैटल में डलनेस देखने को मिलेगा, डिप्रेशन देखने को मिलेगा, स्टेरिंग एक्सप्रेशन यानी एक ही जगह पर बार बार घूरना, रैपिड लॉस ऑफ वेट, वेट लॉस काफ़ी ज़्यादा होगा, मिल्क प्रोडक्शन डिक्रीज होने लगेगा, उनको कॉन्स्टिपेशन का समस्या देखने को मिलेगा, मसल कवर्ड फीसेज होगा, फीसेज जो उनके होगा वो पूरे कवर्ड होंगे, इनकोऑर्डिनेशन एंड पार्शियल पैरालिसिस। इनकोऑर्डिनेशन यानी चलने फिरने में भी उनको दिक्कत होगी और पार्शियल पैरालिसिस भी देखने को मिल सकता है। एक और जो है सो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है वो है
रिटेन्ड फीटल मेम्ब्रेन। रिटेन्ड फीटल मेम्ब्रेन क्या होता है? देखिए इसमें क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन, जो फीटल मेम्ब्रेन्स होते हैं हमारे, जो बर्थ के बाद जो मतलब वल्वा से मतलब हैंगिंग रहते हैं और पार्चुरेशन के बाद ये देखने को मिलता है। इसके किसके कारण होता है? ये जो विलाई होता है, फीटल विलाई जो होता है कोटिलियन को डिस्चार्ज नहीं कर पाता है मैटरनल क्रिब से, ठीक है ना। और इसके कारण क्या होता है कि प्लेसेंटा 8 से 12 आवर से ज़्यादा तक रिटेन रहता है, ठीक है। इसके कारण ये दिक्कत आती है। ये किसके कारण हो सकता है? ये यूट्रस में इन्फेक्शन के कारण हो सकता है जब गेस्टेशन पीरियड चल रहा हो, और यूट्राइन इनर्शिया ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी हो सकता है, और लो लेवल ऑफ ऑक्सीटोसिन होता है उसके कारण भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। विटामिन ए की डिफिशियंसी और आयोडीन की डिफिशियंसी हो तो वो भी रिटेन्ड प्लेसेंटा का कॉज हो सकता है। और प्रोजेस्टेरॉन और एक्सेस ऑफ कोर्टिसोल लेट गेस्टेशन पीरियड में होगा तो ये भी फीटल मेम्ब्रेन को, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन अगर हाई अमाउंट में होगा तो वो क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या होता है? प्लेसेंटा को क्या करता है? मेंटेन करता है। तो अगर प्रोजेस्टेरॉन हाई अमाउंट में अगर लेट ऑफ द गेस्टेशन पीरियड भी रहेगा तो उसके कारण भी हमको ये समस्या देखने को मिल सकती है, और ये फीटल में होता है। और नेक्स्ट हम लोग चलते हैं तो ब्लोट टिम्पनी और अफरा डिजीज भी इसको बोलते हैं। ब्लोट क्या किसको बोलते हैं? इनडाइजेशन होता है, अपच जिसको बोलते हैं, फूड प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हुआ और गैस का एक्युमुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है ह्यूमन में। और ब्लोट तब होता है जब एनिमल्स किस पर खाने लगता है? लस यंग पास्चर पर खाने लगता है। अगर पास्चर वेट है तो उसके में जो है सो मतलब गैसेस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बनने लगता है। कुछ प्लांट जैसे कि क्लोवर हो गया, ल्यूसन हो गया, अल्फा अल्फा हो गया, और ये सब काफ़ी जो है मतलब काफ़ी प्रोन होते हैं एनिमल्स, जो ये सब इस पर ज़्यादा फीड करते हैं, काफ़ी प्रोन होते हैं ब्लोट के, ठीक है ना। उसके केस में अगर ब्लोट ज़्यादा हो जाए तो उस केस में क्या किया जाता है कि लेफ्ट फ्लैंक को शार्प नाइफ से जो है कट किया जाता है और गैस को निकाला जाता है, ठीक है ना, तभी उससे हम निजात पा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सीप एंड गोट के डिजीज। तो जो हमारे सीप एंड गोट है वो भी बहुत सारे डिजीज से आते हैं, डिजीज से इन्फेक्टेड होते हैं, और इनके डिजीज भी बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहला डिजीज जिनके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं वो पहला डिजीज हमारा ब्लू टंग। ये डिजीज है सीप और यंग सीप जिनका एज ग्रुप कितना है? 1 ईयर का एज ग्रुप है, वो ज़्यादा प्रोन है इसके इन्फेक्शन से, ठीक है ना। ये ड्यूरिंग रेनी सीजन बहुत ज़्यादा होता है, खास और अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में। पेस्टी दे पेस्टी रूमिनेंट्स, ये एक्यूट और हाईली कॉन्टेजियस वायरल डिजीज है जो कि स्मॉल रूमिनेंट्स में होता है। इसके अंदर क्या होता है कि आपको फीवर, आपके जो सीप एंड गोट के अंदर फीवर देखने को मिलेगा, आप उनको भूख की कमी होगी, स्टोमेटाइटिस, उनका जो स्टोमक है वो उसके अंदर से होगी, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, गैस्ट्रो जो उनका इंटेस्टाइनल वाला रीजन है उसके अंदर भी स्वेलिंग, और न्यूमोनाइटिस भी देखने को मिलेगा। इसके मेनली जो पेस्टिड दे पेस्टिस रूमिनेंट्स है ये गोट में ज़्यादा देखने को मिलता है, हमारे सीप जो होते हैं ना इससे लेस ससेप्टिबल होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सीप डिजीज है वो है सीप एंड गोट पॉक्स। ये भी एक वायरल डिजीज है, और इसके अंदर क्या होता है कि पेपुलर और पेस्टुलर इरप्शन होता है स्किन में और जनरल कंडीशन में, और हिमोरेजिक इन्फ्लेमेशन हो जाता है आपका किसमें? रेस्पिरेटरी ट्रैक में। नेक्स्ट जो हमारा डिजीज है वो टेटनस, ये एक नॉन कंटेजियस है, इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ मैमल है, जो कि मतलब किससे होता है? बैक्टीरियल टॉक्सिन, ठीक है ना। इसका जो कैरेक्टराइज किसके किया जाता है? स्पैमोडिक कंट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल में पूरा कॉन्ट्रैक्शन फील होता है, ठीक है। सीप एंड गोट आर मोर ससेप्टिबल देन कैटल। जो इसमें क्या होता है, जब भी टिटनेस से सफ़र करते हैं एनिमल्स तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो टॉक्सिन रिलीज करता है, जो मसल को, जो हमारा स्केलेटल मसल है उसके अंदर सीवियर कॉन्ट्रैक्शन कराता है, जिसके कारण बहुत सीवियर पेन से गुजरना पड़ता है हमारे सीप एंड गोट को। और ये सीप एंड गोट ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं हमारे लार्जर कैटल, हमारे कैटल वगैरह से। नेक्स्ट हमारा डिजीज है इंट्रोटॉक्सेमिया, इसको हम लोग बोलते हैं पल्पी किडनी। ये फीटल होता है लैम्स में, सीप में, गोट में, काल्स में, और मतलब काफ़ी कम प्रॉब्लमेटिक होता है हमारे एडल्ट्स में।
और इसके अंदर क्या होता है, हमारा डायरिया का सिम्टम देखने को मिलता है, इनवॉलेंट्री कंस्ट्रक्शन मसल। इसके अंदर भी जैसे टिटनस में हमारा होता है ताकि इनवॉलेंट्री, हम चाहते नहीं, एनिमल्स हमारे चाहते नहीं, बट कॉन्ट्रैक्शन, सीवियर कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल का। इसके अंदर भी क्या होता है कि इनवॉलेंट्री, यानी बिना उनके चाहे, बिना उनके किए सीवियर कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल का। हायर केस में क्या होता है कि पैरालिसिस भी हो सकता है और सडन डेथ भी हो जाता है। और एक और नेक्स्ट हमारा डिजीज जो है सो है रिफ्ट वैली फीवर। रिफ्ट वैली फीवर जो होता है एक्यूट वायरल डिजीज है सीप, गोट, कैटल और ह्यूमंस में। नेक्स्ट हमारा है कॉन्टेजियस इक्थीमा, इसको हम लोग अदर बोलते हैं कॉन्टेजियस पुस्टिलार डर्मेटाइटिस और या फिर शॉर्ट फॉर्म में ORF। ये काफ़ी इन्फेक्शियस पॉक्स वायरल डिजीज है सीप और गोट का, जो कि इसके कारण क्या होता है पुस्टिलार और स्कैबी लेसन जो होता है लिप्स पर, मसल पर और उडर पे आपको जो है मतलब लेसन्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा डिजीज है स्क्रैपी। स्क्रैपी जो होता है क्रोनिक डिजीज है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिजीज है सीप एंड गोट में। सीप में और गोट में ओकेजनली होता है, बट सीप में मोर फ्रिक्वेंटली होता है। इसके अंदर क्या होता है इचिंग, नर्वस साइन और लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड जो होगा वो काफ़ी बढ़ जाएगा। और ये किसके ज़्यादा होता है, वायरस से हो जाता है या फिर प्रेन से हो जाता है। देखिए ये स्लो वायरस BSE और मेदी से भी सिम्टम्स शो करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो डिजीज है वो है पल्मोनरी एडिनोमेटोसिस। इसको हम लोग बोलते हैं जेक्सिक्टे और या फिर ड्राइविंग सिकनेस। जो पल्मोनरी एडिनोमेटोसिस होता है ये क्रोनिक प्रोग्रेसिव न्यूमोनिया होता है सीप में, जो मतलब क्या होता है ना कि लंग जो होता है ना, नियोप्लाज्म लंग का मेनली ये प्रॉब्लम कॉज करता है। नेक्स्ट जो है हमारा डिजीज है ओवाइन प्रोग्रेसिव इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया। इसको हम लोग मेडी या फिर मेडी विसना भी बोलते हैं। मेडी विसना जो होता है हाईली फेटल डिजीज है सीप और गोट का, जो कि किससे द्वारा होता है, लेंटी वायरस इसको कॉज करता है। एक होता है हमारा नैरोबी सिप डिजीज। नैरोबी सिप डिजीज जो है ये नॉन कॉन्टेजियस है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है टिक बोन वायरल डिजीज इन सिप मैनिफेस्टेड बाय एक्यूट हेमरेजिक इन्फ्लेमेशन होगा कहाँ पर, स्टोमक में, इंटेस्टाइन में और रेस्पिरेटरी एंड बाय रेस्पिरेटरी साइन, ठीक। इसके नेक्स्ट हमारा डिजीज है कॉन्टेजियस कैपराइन प्लूरोनिमोनिया। कॉन्टेजियस कैपराइन प्लूरोनिमोनिया क्या है हमारा, कॉन्टेजियस डिजीज है गोट में, किसके द्वारा किया जाता है, माइकोप्लाज्मा का ये डिजीज है। ये डिजीज किसके द्वारा होता है हमारा, ये डिजीज हमारा होता है माइकोप्लाज्मा के द्वारा, ठीक है ना, माइक्वाइड सब स्पीसीज कैपरी के द्वारा। नेक्स्ट हमारा जो डिजीज है सीप एंड गोट का वह है हमारा हिमोकस कॉन्टोर्टस। इसको हम लोग बोलते हैं एबोमेसम सीप गोट। ओके, द प्रिंसिपल स्टोमक वर्म ऑफ सीप एंड गोट आर हिमोकस कॉन्टोर्टस। देखिए जो प्रिंसिपल स्टोमक वर्म जो है ना गोट का, उसका नाम है हिमोकस कॉन्टोर्टस, ठीक है। और इसके और भी बहुत सारे जैसे कि ऑस्ट्रेटिगा ट्राइफरकाटा, ट्राइकोस्ट्रोंग गाइलस एक्सी एंड कुछ ट्रॉपिकल लेवल में क्या है आपका मेस्टोसिरस डिजिटेटस। और क्रॉस ट्रांसमिशन हो जाता है हमारा हिमोकस सीप और कैटल, और बट ट्रांसमिशन बिटवीन होमोलोगस स्पीसीज के बीच में ही जनरली होता है। सीप जो होता है ज़्यादा ससेप्टिबल है और कैटल स्पीसीज जो होता है ना मतलब कैटल स्पीसीज जो है ना वो कम ससेप्टिबल है सीप स्पीसीज से। हिमोकोसिस जो जैसे कि हमारा हिमोकोसिस जो होता है ना सीप में, वो हाइपर एक्यूट या फिर क्रोनिक में, हाइपर एक्यूट या फिर क्रोनिक में बांटा गया है। हाइपर एक्यूट डिजीज में क्या होता है कि डेथ जो है सो 1 वीक के अंदर हैवी इन्फेक्शन तो हो सकता है बिना किसी साइन के। तो ये हो किससे रहा है, हमारा वर्म से हो रहा है, स्टोमक वर्म से हो रहा है। और कौन कौन से स्पीसीज है, हिमोकस कॉन्ट्रोटस है, टेलाडोर्सेगिया स्पीसीज है, इसके बाद हमारा जो है सो ऑस्ट्रेटेगिया स्पीसीज है, या फिर ट्राइकोस्ट्रोंग ग्लाइस स्पीसीज है। ये ट्रॉपिकल रीजन में, और ट्रॉपिकल रीजन में कौन सा हमारा है, मेसिटोसीरियस स्पीसीज है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा जो एक्यूट हाइपर एक्यूट डिजीज है, इसके अंदर 1 वीक के अंदर हैवी इन्फेक्शन अगर हो तो मर सकता है, और फिर बिना किसी क्लिनिकल साइन के। एक्यूट डिजीज के अंदर क्या होता है कि सीवियर एनीमिया हो जाता है हमारा, और इसके अंदर जनरलाइज इडेमा आपको देखने, स्वेलिंग भी देखने को मिलता है। एनीमिया जो होता है ना क्रोनिक इन्फेक्शन का और भी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एनीमिया देखने को मिलेगा। और लो वार्म बर्डन, ऑफन ऑफ लो वार्म बर्डन, देखिए वेट लॉस भी, अगर लो वार्म बर्डन भी है फिर भी आपका वेट लॉस बहुत ज़्यादा होगा। डायरिया जो है सो
जो सो प्योर जैसे कि हिमोकस इन्फेक्शन अगर हो ना, तो प्योर जो सो हिमोकस इन्फेक्शन तो डायरिया उसका साइन नहीं है, बट लेसन जो है एसोसिएटेड किससे होता है, आपका एनीमिया से। अगर डायरिया प्रेजेंट है तो मिक्स इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, जो कि अदर जनरल के थ्रू हुआ हो। नेक्स्ट जो है सो हमारा डिजीज है प्रेगनेंसी या फिर गेस्टेशन टॉक्सेमिया या फिर कीटोसिस। प्रेगनेंसी टॉक्सेमिया जो होता है ना, वो किसके द्वारा होता है, जब ड्रास्टिकली लो लेवल ऑफ ग्लूकोज हो ब्लड में, ठीक है ना, तो क्या करता है, ब्रेन को डैमेज करता है, और ये किसके कारण, और किसके इससे क्या होता है, डिहाइड्रेशन, किडनी फेलियर या फिर डेथ भी हो सकता है। लास्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी जो होता है उसमें जो यूज होती हैं वो ज़्यादा ससेप्टिबल होती हैं, और मोस्ट एडवांस इन प्रेगनेंसी अफेक्टेड बिकॉज रेस्ट ऑफ द फ्लॉक। और जो जितना ज़्यादा एडवांस होता है प्रेगनेंसी में, जितना ज़्यादा लेट प्रेगनेंसी में होता है, वो उतना ज़्यादा अफेक्टेड होता है, ठीक। और अगर हम लोग ग्लूकोज का ड्रेंचिंग करें या फिर ग्लूकोज चढ़ाए 6 से 12 बार, तो ये ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज कराएगा और इस प्रॉब्लम से मतलब छुटकारा दिला सकता है यूज को। अगर यूज जो है सो 12 घंटे के अंदर ट्रीटमेंट से मतलब रिस्पॉन्ड नहीं की, तो उनका शुड बी ह्यूमनली इथेनाइज। चलिए हम लोग जो है सो मतलब आज का हमारा टॉपिक जो है सो कंप्लीट हो चुका है। अब जो है सो हम लोग बात कर लेते हैं अपना विजेटा टेस्ट सीरीज के, जो हमारा जो न्यू कोर्स लॉन्च हुआ है, इसके अंदर आपको 50+ स्टैंडर्ड मॉक टेस्ट सीरीज का सेट्स मिलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन और उसका सॉल्यूशन मिलेगा, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग मिलेगा। आपको किसी भी चीज़ में किसी भी टॉपिक को समझने में दिक्कत आ रही है, आपको किसी भी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में दिक्कत आ रही है, तो आप 1-to-1 डाउट भी सॉल्विंग मिलेगी। इसकी वैलिडिटी एग्जाम तक आपको मिलेगी। ये हमारे टॉप रैंकर्स के द्वारा जो है सो प्रिपेयर किया गया है, जो ICRPG के टॉप रैंकर्स हैं उनके द्वारा प्रिपेयर किया गया। तो प्लीज़ इसको ज्वाइन करें, इसको शेयर करें और अच्छे से प्रिपरेशन करें। थैंक यू।